Scalar quantities, base quantities having a magnitude and a unit only, so their resultant does not depend upon the direction. Scalar quantities कौन सी quantities होती हैं जिनके पास सिर्फ magnitude और unit है और उनकी कोई direction नहीं है. For example mass की कोई direction नहीं है, length की कोई direction नहीं होती, बस एक value आती है जो magnitude होता है और उसके पास units होते हैं. Then vector quantities, derived quantities having a unit, magnitude and a direction, so their resultant depends upon the direction. अच्छा, इनका जो resultant होता है वो क्या होता है? resultant के लिए हम directly subtract कर देते हैं या add कर देते हैं, लेकिन इनका जो resultant होता है क्योंकि इनके पास direction होती है और इसकी क्या examples हैं उसके हम parallelogram या tip to tail method या head to tail जो भी होता है वो यूज़ कर देते हैं. सो वेक्टर क्वांटिटीज होती है. फॉर एग्जांपल फोर्स की हमें डायरेक्शन पता है कि वो अपवर्ड्स एक्सर्ट हो रही है, डाउनवर्ड्स आगे पीछे या एक्सेलरेशन है, इनकी हमें डायरेक्शन पता होती है. सो दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज. ऑल्दो ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और जितनी भी बेस क्वांटिटीज़ होती हैं वो सब स्केलर्स होती हैं और जो वेक्टर्स होती हैं वो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं जो हमने बेस क्वांटिटीज़ और बेस यूनिट्स के थ्रू बनाई होती हैं. A few scalar quantities like current and pressure have directions as well, but are considered as scalars. तो इसलिए उनका रिजल्टेंट डिपेंड नहीं करता उनकी डायरेक्शन पे और उनके लिए हम पैरेललोग्राम और हेड टू टेल मेथड यूज़ नहीं कर सकते रिजल्टेंट निकालने के लिए. ये जो करंट और प्रेशर है इनकी हमें डायरेक्शन पता होती है ना, जैसे करंट है उसका हमें पता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है. सिमिलरली जो प्रेशर है, अब प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया. ये एरिया इससे मैं डाउनवर्ड्स फोर्स एक्सर्ट करी, तो इसका क्या मतलब हुआ कि प्रेशर भी डाउनवर्ड ही एक्सर्ट होगा, राइट. लेकिन उसका इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं होता, उसके मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सो इसलिए इग्नोर की जाती है इसकी डायरेक्शन. ये स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं. अब हमारे पास कुछ रूल्स हैं, ओके, फॉर्मूलाज में ये यूज़ होते हैं. सो फर्स्ट रूल है, वेक्टर को जब हम स्केलर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमेशा हमें जो क्वांटिटी मिलेगी वो क्या होगी? वेक्टर. ओके, सॉरी, हाँ, वेक्टर को स्केलर्स करेंगे तो हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी हमेशा. इसकी दो एग्जांपल्स में देती हूँ, मोमेंट और मोमेंटम. मोमेंट क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस. फोर्स क्या है? वेक्टर. और जो डिस्टेंस है वो स्केलर है, उससे हमें क्या मिल रहा है? मोमेंट, विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी. हमें उसकी डायरेक्शन पता होती है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज. सिमिलरली जो मोमेंटम है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वो क्या होता है? मैस मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, जहाँ मैस स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर है. अच्छा, फिर सेकंड रूल, स्केलर को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे स्केलर से तो हमेशा हमें स्केलर क्वांटिटी मिलेगी. और इसकी एग्जांपल है V इज इक्वल्स टू IR वाला फॉर्मूला. जब हम करंट और रेजिस्टेंस दोनों क्या स्केलर्स हैं, उन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वोल्टेज मिलता है और वोल्टेज इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी. फिर लास्ट रूल है, वेक्टर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर से हमें जो क्वांटिटीज मिलती हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम स्केलर होती हैं, मतलब मेजॉरिटी दफा, और बहुत रेयरली कोई वेक्टर क्वांटिटी आ जाती है. इसकी एक एग्जांपल है वर्कडन. वर्कडन क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट. फोर्स हमारे पास वेक्टर होती है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर होता है, उससे हमें मिलता है वर्कडन. वर्कडन यानी एनर्जी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि हमारे पास इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती. देन इसको हम रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं वेक्टर की. A line with an arrow represents a vector where the arrowhead shows the direction and length of the line gives its magnitude. जितनी लंबी लाइन होगी उतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा और arrowhead शो करे डायरेक्शन. फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट है, इतनी डिस्प्लेसमेंट है, ये हमें इसकी लाइन के साइज से पता चल रहा है और ये arrowhead है जो डायरेक्शन शो करे. देन लाइन ऑफ एक्शन, द लाइन अलॉन्ग विच अ वेक्टर इज लाइन, यानी इस डायरेक्शन में, एग्जैक्ट इस डायरेक्शन में हमारे पास जो है वो क्वांटिटी प्रेजेंट है. देन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. अब वो एंगल क्या होता है? बिटवीन आइदर टू टेल्स या फिर टू हेड्स ऑफ द वेक्टर्स. अब ये जो एंगल है ये वेक्टर एंगल नहीं है, क्योंकि ये एक हेड, जो एरो हेड वाली जगह होती है उसे हेड कहते हैं और जो बिल्कुल पीछे वाला कोना होता है उसको हम टेल कहते हैं. अब ये हेड और टेल के बीच में जो एंगल है वो रॉन्ग है, वो नहीं है. हमारे पास वेक्टर एंगल यहाँ बिटवीन टू टेल्स हमारे पास एंगल है, यहाँ बिटवीन टू हेड्स, इन दोनों को हम वेक्टर एंगल्स कहते हैं. अब यहाँ पे हमारे पास एंगल बिटवीन द वेक्टर्स क्या होगा? बिटवीन टू टेल्स, ये वाला पार्ट टेल है, तो हमारे पास एंगल आ जाएगा 180 - 140 विच इज 40 डिग्रीज. अब मैं एक एग्जाम्पल दे देती हूँ. सो हेयर हमारे पास उन्होंने कहा है कि एक ये जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड, हम वेलोसिटी का कर लेते हैं और ये कौन सी डायरेक्शन होती है? ईस्ट में जा रहा है. और एक हमारे पास नॉर्थ की तरफ जा रहा है वेक्टर विच इज़ 30 मीटर पर सेकंड. हमें शो करना है रिजल्टेंट, ठीक है, ये नॉर्थ की तरफ रिजल्टेंट शो करना है, तो हम कोई सा भी पहले ड्रॉ करेंगे. मैं हेड टू टेल मेथड से बता रही हूँ. सो पहले मैं ड्रॉ कर रही हूँ 20 वाला, उसी से ऊपर जाएगा 30 वाला और ये 90 डिग्री क्यों है? ऐसे हमारे पास नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, इनके बीच में क्या है? 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री. अब हमारा जो रिजल्टेंट होगा स्टार्टिंग फ्रॉम द टेल टू द हेड, ये आगे और डिटेल से भी है. अब ये एक टेल है, ये एक टेल है, इनके बीच में जो एंगल है ये क्या होगा? वेक्टर एंगल. नेक्स्ट we have negative vectors. Vector in the opposite direction is represented by a negative sign. अच्छा, हालांकि उसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है. मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता. जो भी क्वांटिटी आपको नेगेटिव में शो की जाती है उसका मतलब होता है कि उसकी डायरेक्शन नेगेटिव है. फॉर एग्जांपल x ये है ना, इस डायरेक्शन में -x का क्या मतलब होगा? कि इसकी जो मैग्नीट्यूड है, ये जो लेंथ ऑफ वेक्टर है, ये सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है. नेगेटिव साइन विद अ स्केलर क्वांटिटी रिप्रेजेंट्स इट्स लॉस एज इट हैज नो डायरेक्शन. जैसे अगर हमारे पास कोई स्केलर क्वांटिटी होती है और उसके साथ नेगेटिव साइन आता है, उसका मतलब नहीं कि आंसर गलत है, वो क्वांटिटी वेक्टर है. फॉर एग्जांपल अगर एनर्जी होती है उसके साथ नेगेटिव साइन आ जाए तो वो शो करता है कि एनर्जी लूज हुई है, ठीक है, एनर्जी लॉस्ट प्रेजेंट होता है नेगेटिव साइन के साथ. या जो भी इस तरह की स्केलर क्वांटिटीज होती हैं नेगेटिव साइन का लॉस शो करता है. नल वेक्टर, वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड या स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड, पूरी मतलब एक फिगर के अंदर जो सबसे छोटा वेक्टर होता है ना, जिसको ऑलमोस्ट ना होने के बराबर मैग्नीट्यूड है, उसको नल वेक्टर कहते हैं. Co-planar vectors, vectors acting on the same plane having a resultant if three or more vectors are present, a closed shape forms. Okay, जो co-planar vectors कहाँ से स्टार्ट होते हैं? एक सेम पॉइंट होता है उनका, ये वहीं से आगे पीछे जो भी होता रहता है. और फिर हम जब हेड टू टेल मेथड यूज़ करते हैं तो उससे हमारे पास एक इस तरह की क्लोज फिगर फॉर्म होती है रिजल्टेंट की, ठीक है. और मतलब हम जब कनेक्ट कर देते हैं आपस में तो उसके लिए हमारे पास मिनिमम 3 वैक्टर्स होने चाहिए, मैक्सिमम जितने हो, लेकिन 3 या 3 से ज़्यादा वैक्टर्स होते हैं और एक क्लोज फिगर फॉर्म हो जाती है, जिसका मतलब हमारे पास रिजल्टेंट है 0 रिजल्टेंट. जब ये क्लोज फिगर फॉर्म होती है रिजल्टेंट 0 हो जाता है. नाउ एडिशन ऑफ क्वांटिटीज़. अब ये आइदर स्केलर क्वांटिटीज़ हैं या वेक्टर, हमें पढ़ के पता चल रहा है. Scalars are always added by adding their magnitude. But for vectors, direction must be carefully observed. Scalar को ऐड करने के लिए हम क्या कहते हैं? ऐड कर देंगे, टोटल मैस है 20 + 20, लेकिन हमें वेक्टर के लिए डायरेक्शन भी ऑब्जर्व करनी पड़ती है केयरफुली. ओके, तो हम इसके कहेंगे फॉर पैरेलल वेक्टर्स. पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? जो सेम 0 डिग्री के एंगल्स पे होते हैं. फॉर पैरेलल वेक्टर्स हैविंग 0 डिग्री एंगल बिटवीन देम, देयर मैग्नीट्यूड्स आर एडेड, ठीक है, मैग्नीट्यूड हमने ऐड कर दिया व्हेन दे आर इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है.
नाउ फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? 0 डिग्री के एंगल पर तो होते हैं लेकिन उनकी डायरेक्शंस ऑपोजिट होती हैं। पैरेलल मीन्स सेम जो एंगल है, और एंटी मीन्स उनकी ऑपोजिट डायरेक्शंस होती हैं। सो फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शंस एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बड़े से छोटे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं या छोटे से बड़ा व्हाट्सएवर। अगर नेगेटिव साइन आता है वो हमें बताते हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव साइन आता है तो हमें सेम डायरेक्शन है। किसी भी एक ही डायरेक्शन को पॉजिटिव अज्यूम करते हैं, दूसरे की नेगेटिव, जिसकी डायरेक्शन जिसके नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन के मुताबिक आ जाए, फिर हम बताते हैं वो डायरेक्शन है। फॉर द एडिशन ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर्स रिजल्टेंट वेक्टर इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर विद ग्रेटर मैग्नीट्यूड। ओके, लेट मी शो एन एग्जांपल। हम एंटी पैरेलल की एग्जांपल लेते हैं। पैरेलल तो बहुत सिंपल है। ओके, ये मेरा एक वेक्टर है 2 न्यूटन का, एंड दिस इज अनदर वेक्टर 5 न्यूटन। ठीक है, सो अब मैं इनमें से किसी एक को एज्यूम कर लूँगी एज पॉजिटिव और दूसरे को एज नेगेटिव। लेट्स टेक द बड़ा वाला एज पॉजिटिव, ठीक है, और ये वाला नेगेटिव मैंने ले लिया। अपनी मर्जी से हम सेलेक्ट करते हैं। अब मैं क्या करूँगी कि बड़े से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दूँगी, या मैं छोटे से बड़ी भी कर सकती हूँ। बस ठीक है, सिंपली आई से 2 - 5 सॉरी मैं कोई किसी से भी कुछ भी सब्ट्रैक्ट करूँ, सेम थिंग। 2 माइनस, ये ऑपोजिट डायरेक्शन है तो -5 इक्वल्स टू पॉजिटिव 7 न्यूटन। पॉजिटिव 7 क्या इंडिकेट कर रहा है कि पॉजिटिव डायरेक्शन इस साइड पे नहीं है, मैंने इस वेक्टर की डायरेक्शन पॉजिटिव लिया। वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? ये। इट मीन्स कि जो मेरे जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी क्या डायरेक्शन है? ये डायरेक्शन है। जो पॉजिटिव मैंने इसकी ली थी, इसकी नेगेटिव। सिमिलरली हम दूसरा तरीका ट्राई करके देखते हैं। 5 माइनस, और इसका क्या है? ऑपोजिट साइन है तो -2 न्यूटन। इससे भी मुझे क्या मिल रहा है? पॉजिटिव 7 न्यूटन। तो एक ही बात है, पॉजिटिव डायरेक्शन किसकी है? इस वाले वेक्टर की डायरेक्शन पॉजिटिव थी, मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया और इस साइड वाली को नेगेटिव लिया था। सो ये होता है triangle law for the addition of two non-parallel vectors जो parallel नहीं है. If two vectors are represented in magnitude and direction by the two sides of triangle taken in same order, the resultant is represented by head to tail rule and it has the combine effect. combine effect का क्या मतलब हुआ? एक ये कंबाइन इफेक्ट जो रिजल्टेंट होगा उसमें थोड़ा थोड़ा इसका भी डायरेक्शन आ रही है, थोड़ी इसकी भी, मतलब दोनों के बीच से ना तो वो एक्जैक्टली बी की डायरेक्शन में जा रहा है, ना एक्जैक्टली ए के साथ जा रहा है, उसकी एक नई वेक्टर फॉर्म हो गई है. सो हेड टू टेल रूल, हम रूल पढ़ लेते हैं पूरा. अलाइन फर्स्ट वेक्टर इन दी गिवन डायरेक्शन, जैसे ए था बी था, मैंने नॉर्थ और ईस्ट वाला बना के दिखाया था, बिल्कुल उसी तरह से. जॉइन द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर टू द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड रिपीट द सेम फॉर फॉलोइंग वेक्टर्स इफ मल्टीपल वेक्टर्स. मैंने जो एग्जांपल दी थी वो 2 वेक्टर्स के रिजल्टेंट के लिए थी, हमारे पास मल्टीपल वेक्टर्स भी हो सकते हैं. अब फिर हमारे पास रूल्स हैं टू फाइंड मिसिंग एंगल्स और साइड्स ऑफ वेक्टर ट्रायंगल. हम सबसे पहले इसमें से कोई भी मैथ्स का रूल यूज़ कर सकते हैं. साइन रूल, ए ओवर साइन ए इज इक्वल्स टू बी ओवर साइन बी इज इक्वल्स टू सी ओवर साइन सी, और हम उसको फ्लिप कर सकते हैं अपने मुताबिक. साइन वाला ऊपर ले लें और नीचे लेंस ले लें, इट्स द सेम थिंग. और ये हमारे पास ट्रायंगल है, जो एंगल सी है उसकी जो ऑपोजिट, उसके सामने वाली साइड लेंथ सी होती है. इसमें ए के ऑपोजिट लेंथ है और एंगल बी के ऑपोजिट लेंथ बी. फिर है हमारे पास कोसाइन रूल जो है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ऑफ ए. इससे हमें अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये लेंथ अननोन है तो उसके सॉरी ये लेंथ अननोन है तो मैं इसका वाला एंगल यूज़ करूँगी. ये लेंथ अननोन है तो मैं इसका एंगल यूज़ करूँगी. हम अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं इसकी लेंथ को. For a right angle triangle, Pythagoras theorem and trigonometric formulas may be used to calculate missing sides or angles. ये formulas मैंने उनके लिए बताए हैं, ये वाला सॉरी जो कोसाइन और साइन रूल्स हैं ये हैं नॉन राइट एंगल ट्रायंगल के लिए. ठीक है, फिर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम ये formulas यूज़ करते हैं. sin थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, फिर cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज एंड tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस. अच्छा, जो थीटा और 90 डिग्री एंगल राइट एंगल के दरमियान एंगल होता है, सॉरी लेंथ होती है, उसको हम बेस कहते हैं. और जो थीटा के ऑपोजिट होती है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं. राइट एंगल के ऑपोजिट जो लेंथ होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं. और ये हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर. परपेंडिकुलर वेक्टर्स कौन से होते हैं? जो 90 डिग्री का एंगल यानी कि राइट एंगल फॉर्म करते हैं अपने बीच में. जैसे कि ये 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं और ये इनका रिजल्टेंट है, तो हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ओके, फॉर द डायग्राम्स ड्रॉन टू स्केल द रिजल्टेंट एंगल में बी मेजर्ड यूजिंग अ प्रोटेक्टर. ओके, हम प्रोटेक्टर को यूज़ कर सकते हैं. जो हमें डायग्राम्स दी हुई होती है ना, हम उनको मेजर करके वो कभी भी कहते हैं कि बता दें, वरना अक्सर डायग्राम्स के साथ देखा होता है नॉट ड्रॉन टू स्केल, तो फिर हमें फॉर्मुलाज यूज़ करने पड़ते हैं वहाँ पे. सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन रिजल्टेंट के लिए हम क्या करेंगे? a माइनस बी क्यों? क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है, और फिर हम रिजल्टेंट प्लस बी इक्वल्स टू ए विल बिकम रिजल्टेंट. अब मैं शो करती हूँ कि ये बेसिकली है क्या. फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं कि दिस इज ए, ठीक है, एंड दिस इज बी, और यानी रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू a माइनस बी, और की पॉसिबल डायरेक्शन और फिगर क्या हो सकती है. इस तरह के बहुत सारे एमसीक्यूज होते हैं. सो अब मैं क्या करूँगी, मैंने पहले ये नेगेटिव साइन किसी ना किसी सूरत खत्म करना होता है. मैंने इसको हमेशा पॉजिटिव बनाना है. पॉजिटिव बनाने के लिए मैं इसे यहाँ ले आऊँगी. सो आई कैन से दैट r प्लस बी इज इक्वल्स टू ए. राइट, इसका मतलब अब बी भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है. अब जो आर की, अच्छा जो आर और बी होने चाहिए अब वो सेम डायरेक्शन होने चाहिए और ए मस्ट बी इन दिस ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, ए अब हमारा सो कॉल्ड रिजल्टेंट बन जाएगा, लेकिन एक्चुअली रिजल्टेंट आर ही रहेगा, डायरेक्शन ए की डिफरेंट होगी बाकी दोनों वेक्टर से. ओके, सो अब मैं ए को एज इट इज ड्रॉ करूँगी. बी की डायरेक्शन क्या हुई थी? नेगेटिव. यही था ना, मैं सेम इसको इसी लेंथ का इसी तरह से बनाऊंगी, डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी. सॉरी मैंने इसको थोड़ा इस तरह बना दिया, एक्चुअली इसी तरह बनना है. लेट्स मेक इट अगेन. ये ए हो गया बिल्कुल उसी तरह का, और ये बी, बट इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये डायरेक्शन. अब बाकी इन दोनों को ज्वाइन करके मुझे रिजल्टेंट मिला है, लेकिन रिजल्टेंट किसकी डायरेक्शन में होगा? मेरे पास बी की डायरेक्शन में, क्योंकि ए हमारे पास एक तरफ था डायग्राम के और ये दूसरी तरफ. अब ये हमारे पास वेक्टर डायग्राम है, लेकिन ये आर है, इसको मैं डबल एरो से रिप्रेजेंट करूँगी क्योंकि रिजल्टेंट ये है, ऑल दो ए की डायरेक्शन ऑपोजिट है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. फिर बस यही अभी फिलहाल इसमें पैरेललोग्राम मेथड. अच्छा, पैरेललोग्राम मेथड में हम क्या करते हैं? मेक द पैरेललोग्राम शेप बाय ड्राइंग वेक्टर्स अगेन इन द सेम साइज एंड डायरेक्शन. पैरेललोग्राम मेथड तब होता है जब दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, उनके बीच से निकल आएगा. ठीक है, द वेक्टर सम इज द लाइन दैट कनेक्ट्स सेंट्रल पॉइंट टू द डायगोनल कॉर्नर. अब हम देख लेते हैं इसकी एग्जांपल. ये हमारे पास इन्होंने वेलोसिटी दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स द ईस्ट, 12 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स द नॉर्थ. ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, मैंने ये ड्रॉ कर ली. मैंने टिप टू टेल यानी हेड टू टेल मेथड से बताया. मैं भी दूसरी तरह से भी करती हूँ.
और इसका हमने क्या यूज़ किया, मैंने पाइथागोरस थ्योरम, उसके थ्रू मैंने रिजल्टेंट निकाल लिया है। नोट क्या है, साइड ऑपोजिट टू द एंगल, अच्छा वही वाली बात जो मैंने बताई थी। अच्छा अब हमने जो इस तरह से वेक्टर ट्रायंगल फॉर्म होता है और हाइपोटेन्यूज हमें रिजल्टेंट देता है, उसमें एक चीज़ मेक श्योर करनी होती है कि जो रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू बेस और परपेंडिकुलर कंपोनेंट से ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे इसमें क्या 15.6 विच इज ग्रेटर देन बोथ 10 मीटर पर सेकंड और 12 मीटर पर सेकंड। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ, यही वाली सेम हम यूज़ कर लेते हैं और इससे पैरेललोग्राम मेथड से सॉल्व करते हैं। ओके सो नहीं, लेट्स टेक समथिंग एल्स। अच्छा अगर मेरे पास, अच्छा नॉर्थ और ईस्ट वाला था ना, नॉर्थ है और ईस्ट इधर है, राइट, हाँ इट वाज द सेम वन। और ईस्ट मेरे पास कितना था, ईस्ट वाज 10 एंड नॉर्थ वाज 12, राइट। अब मुझे इसमें पैरेललोग्राम मेथड यूज़ करना है। मैं क्या कर सकती हूँ, सबसे पहले मैं बीच से यूँ डॉटेड लाइन निकालूंगी, इसको कनेक्ट कर दूंगी, लाइक ये मेरे पास एक क्लोज्ड फिगर बन जाए, बन गया पैरेललोग्राम टाइप। अच्छा मैंने एक्सरसाइजेस टेन में कर दिए, नॉर्थ वाला जो है वो थोड़ा लंबा है कंपेयर टू ईस्ट वाला, अब थोड़ा पैरेललोग्राम शेप लग रही है ना। सो दिस इज 10 मीटर पर सेकंड वाला। अब मैं क्या करूँगी कि मैं इसकी बाकी दो साइड्स भी ड्रॉ कर दूँगी ताकि ना पूरा शेप बन जाए। ओके अब मैंने जो इसका डायगनल है जो बीच से निकल रहा है, ये मेरे पास रिजल्टेंट है। सिमिलरली ये भी रिजल्टेंट हो सकता है क्योंकि ये डायगनल है ना, दोनों दोनों डायगनल सेम होते हैं पैरेललोग्राम के। अब जब ये भी मेरे पास सेम आ गया, ये भी सेम, तो ये ट्रायंगल मेथड ही कौन सा हो गया, हेड टू टेल हो गया ऑलमोस्ट। तो ये बिल्कुल सेम चीज़ है, बट इसमें हमारे पास मेथड्स हम डिफरेंट नेम कर देते हैं उन्हें। देन मैक्सिमम रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज व्हेन दे आर पैरेलल एट 0 डिग्री। पैरेलल में क्या होता है, दोनों सिंपली ऐड हो जाते हैं तो उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है। मिनिमम रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज व्हेन दे आर एंटी पैरेलल एट 90 डिग्री। जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका बिल्कुल सबसे कम रिजल्टेंट तब हो सकता है। When two equal vectors act at an angle of 120 degree, their magnitude of resultant is same as individual vector. Okay, so अब अगर मेरे पास ये 10 है न्यूटन, ये 10 न्यूटन है, सॉरी ये 10 न्यूटन, और बीच में एंगल कितना 120 डिग्री, इनका रिजल्टेंट क्या होगा 10 न्यूटन। से बस ये बात बताई उन्होंने, अगर 120 डिग्री पे दो वेक्टर्स एक्ट करें सेम मैग्नीट्यूड वाले, से दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सेम मैग्नीट्यूड 120 डिग्रीज पे, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो सेम हो जाएगा इंडिविजुअल वेक्टर की मैग्नीट्यूड जितना। If the number of vectors n of equal magnitude act on the body at identical angles, यानी 360 डिवाइड बाय n, the resultant is always 0। ठीक है, हम अगर हमारे पास सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं एक बॉडी पे, जो मैंने को प्लेनर वाला बताया था, ऑलमोस्ट वही वाली बात है, जितने ज़्यादा एक्ट करते हैं क्लोज शेप बन जाती है, उनका रिजल्टेंट क्या होता है 0। Resolution of vectors, the splitting of a vector into its components in such a way that their combined effect is same as that of the given vector। ठीक है, ये कौन सी वाली बात है, वही जो मैंने प्रोजेक्टाइल वाले में भी बताई है कि उसमें हम स्प्लिट कर देते हैं एक एंगल पे जो वेक्टर होता है उसको हॉरिजॉन्टल और उसके वर्टिकल कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। नोट कंपोनेंट्स डिपेंड अपॉन द लोकेशन ऑफ एंगल। एंगल हमने देखना है कि वर्टिकल के साथ बन रहा है या हॉरिजॉन्टल के साथ। Here we go। अब मैंने ये रिजॉल्व किया, इसमें मेन जो हमारे पास एक्चुअल था वो क्या था, एफ था मेरे पास फोर्स। ठीक है, मैंने फोर्स ले लिया वेक्टर एरिया। ओके अब मैं उसको रिजॉल्व करी, यहाँ पे मेरे पास थीटा था विद द एक्स एक्सिस। अब मैं यहाँ पे एक्स और वाई के बीच में जो एंगल बनते हैं दोनों एक्सिस के बीच में, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में हमेशा 90 डिग्रीज होता है। ठीक है, और अब मेरे पास जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी और इन दोनों की अलग डायरेक्शन होगी। जो थीटा के ऑपोजिट है वो मेरे पास वर्टिकल आ गया, जिसका मतलब वर्टिकल कंपोनेंट साइन कंपोनेंट है क्योंकि परपेंडिकुलर वाला साइन होता है, और दोनों एंगल्स के बीच में एक्स आ गया विच इज द कॉस थीटा कंपोनेंट क्योंकि वो बेस है। tan थीटा क्या होगा थ्रू प्रॉपर प्रेशन, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू बेस ओवर परपेंडिकुलर बेस एफ एक्स है और एफ वाई क्या परपेंडिकुलर। ये मैं फॉर्मूला यूज़ कर सकती हूँ रिजल्टेंट एंगल निकालने के लिए, और पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके मैंने ये निकाला कि जो रिजल्टेंट है ये एफ अगर मैंने फाइंड करना है किसी क्वेश्चन के अंदर, तो उसका हमारे पास रिजल्टेंट के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे एफ इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया एक, हम इसको रिजॉल्व करें जहाँ पे। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा जो वर्टिकल कंपोनेंट हो वो साइन थीटा हो, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल दिया है कि इसके अंदर हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, दोनों एंगल्स के बीच वाला, इसका मतलब वो कॉस थीटा कंपोनेंट है, राइट। सो हमेशा नेसेसरी नहीं है कि वो साइन थीटा कंपोनेंट हो। और इसी तरह यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट साइन कंपोनेंट है, ये एग्जांपल थी। फिर कॉन्करेंट यानी कि पॉइंट फोर्सेस, the forces that pass through one point of a body causing the resultant moment of the body to always be zero as a closed shape forms। ये वही वाली बात है कोप्लेनर फोर्सेस वाली।